बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया में ख़ास तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। वजह आप जानते हैं। और ज़ाहिर है कि ये जो हालिया पाक भारत जो जंग हुई, उसमें पाकिस्तान का जो मार्का हक़ था वो कामयाबी से हमकिनार हुआ। और उसके बाद जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की पजीराई के अंदर भी इजाफ़ा हुआ। और इस वक्त बड़ी कामयाबी के साथ पाकिस्तान एक आला सतह का वफ़द जो है वो पूरी दुनिया के अंदर घूम रहा है। तो वो वफ़द तो एक तरफ घूम रहा है, लेकिन हमारे पास एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं कि जो ख़ुद दुनिया नगर नगर घूमते हैं और आलमी उमूर के ऊपर उनकी गहरी नज़र है। तो मौके से फ़ायदा उठाते हुए जनाब मेहदी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो आप गए थे उधर अंतालिया डिप्लोमेसी फ़ोरम में, तो उसके बाद हमारी मुलाकात ड्यू थी कि ज़रा उधर के सारे हालात और मामलात जानेंगे। तो लेकिन आपका स्टॉप नहीं आ रहा था, तो मुल्कों आपके कदम आगे बढ़ते जा रहे थे। तो आज ज़रा मुलाकात हो गई है। तो अब तो अंतालिया डिप्लोमेसी फ़ोरम से बात आगे निकल गई है। काफ़ी मौज़ूआत हो गए हैं काफ़ी। और मौज़ूआत इतने दिलचस्प हैं कि समझ नहीं आती कि कहाँ से शुरू किया जाए। मतलब अभी वो हमारी बात भी हो रही थी ना, कि वैसे तो बात थी कि पाकिस्तान के आजकल ज़रा अच्छे दिन चल रहे हैं। तो और ये बात हो रही थी कि अच्छे दिन जो है पाकिस्तान के कुछ अरसे बाद दोबारा भी शुरू हो जाया करते हैं, बार बार लौट कर आते बार बार लौट कर आते हैं। तो ये उस पर भी हम बात करेंगे अंतालिया डिप्लोमेसी फ़ोरम पे। और ये जो अच्छे दिन जहाँ से शुरू हुए इस जंग के बाद से, यानी कि वो होता है ना कि शर से खैर बरामद होना। जंग तो ज़ाहिर है कि एक बुरी चीज़ है और उससे अवॉइड ही करना चाहिए, दुरुस्त। लेकिन अल्लाह का करम के उससे कुछ खैर बरामद हुआ। आपने इस्तकामत दिखा दी तो वो खैर बरामद हो गया। अच्छा, ये कितना देर पा होगा ये खैर या अच्छाई या पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर होना? इसको पाकिस्तान टैप कर पाएगा ठीक तरीके से? आप क्या समझ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि ये तो पाकिस्तान के ऊपर है कि पाकिस्तान इसे कंसोलिडेट करता है या नहीं, और कितनी जल्दी करता है, कितना वक्त लेता है। अभी तक की सिचुएशन के अंदर तो ये है, क्योंकि अभी तो हनीमून पीरियड है, तो इसलिए ये महसूस नहीं हो रहा कि हमने कुछ टैप किया है या नहीं किया। लेकिन मेरे ज़ाती ख़्याल के मुताबिक हम थोड़ा सा वक्त ज़ाया कर रहे हैं, और इसको इसको ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो हमें करना चाहिए था। और हम जो है बुनियादी तौर पर सिर्फ इस बात पर हमें नहीं फंसे रहना चाहिए कि हमने हिंदुस्तान के हवाले से जाकर बताना है किसी को। ये वो वक्त है जिस वक्त हमें अपने ट्रेड के मामलात को, अपने डिफेंस के मामलात को बेहतर करने की ज़रूरत है। हमें अमेरिका के साथ जाकर सिर्फ ये वाली बात करना कि वो सब अमेरिका को पता है कि कश्मीर का क्या मसला है, पानी का क्या मसला है, उनके एक्सपर्ट्स शायद हमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। असल बात यह है कि हम 11.11 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स पे रुके हुए हैं। तो क्या हम इस एक्सपोर्ट्स को वहाँ पे बढ़ा सकते हैं? हमें मार्केट एक्सेस मिलेगा? और क्या ये सिर्फ हम गारमेंट्स और टेक्सटाइल के अंदर ही जा सकते हैं, या अब हमें आईटी में भी उसी तरह लिया जाएगा जिस तरह पूरी दुनिया को लिया जाता है? तो असल में ये करने के काम है कि हमें फौरी तौर पे जो हमारा टारगेट है कि हम 100 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स लेके जाना चाहते हैं, उसको हम कितनी जल्दी अचीव कर सकते हैं, या हम वही 35 बिलियन डॉलर के ऊपर ही फंसे रहना चाहते हैं? तो मेरा ख्याल है कि हमें जंग के मामलात के ऊपर ज़रूर बात करते रहना चाहिए, लेकिन दुनिया को जंग के मामलात का पता है, और दुनिया इस मामला फिर हमें ना ये नहीं करना चाहिए कि हम मतलब ये आप आगे की बात आगे करते हो, मतलब ये नहीं करना चाहिए कि एक जंग तरफ हो गई ना, हाँ उसमें क्या निकालना है कि वो क्या उसमें अब आप जाकर ये बताएं वो पानी गिरने थे आए, रोजते हैं नहीं गिराए, उसके क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इससे मतलब आगे जाए। हम आगे की तरफ जाएं, और ये हमारे पास राइट टाइम है। राइट टाइम, बेहतरीन टाइम है, क्योंकि दुनिया में देख रही है, दुनिया ने हमारी कैपेबिलिटी देख ली है। दुनिया अब यहाँ तक आ गई है कि जनरल साहर साहब ने ये बताया है अभी सिंगापुर में कि जो जंग हमने लड़ी है वो हमने अपने ऊपर लड़ी है। हाँ जी। बस इस बात से भी हमें आगे निकल जाना चाहिए कि हमें सिर्फ कोई किसी दोस्त मुल्क की, ये मैं नहीं ये कह रहा कि दोस्त मुल्कों की मदद हासिल नहीं थी, बिल्कुल हासिल थी, उनकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन हमें अब इस राग से आगे निकलना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि ये जंग बुनियादी तौर पे हमने खुद लड़ी है। क्योंकि अगर हम दुनिया के मुल्कों की स्टेटमेंट्स देखें तो जो उस सिलसिले में किसी ने इंडिया को ये नहीं कहा कि इंडिया ने जारियत की है, जबकि इंडिया ने एक साफ सुथरी जारियत की, एक उसने इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन करी और सब कुछ। ऐसा नहीं हुआ कि सलामती कौंसिल में कोई इसके खिलाफ करारदाद मंजूर हुई हो। तो हमें इस बात को जहन में रखना चाहिए कि हम डिप्लोमेटिकली कितना आगे गए, वो सिर्फ हमें इखलाकी जवाज़ मिला है क्योंकि इंडिया डिप्लोमेटिकली इतना आगे गए हैं कि अब तो जनाब ट्रम्प साहब जो हैं वो अजीम लीडर करार देते हैं पाकिस्तान के बच्चे। ये इसी को अब हमें कन्वर्ट करना है अपने फ़ायदे के लिए। ये चीज़ें जो हैं अब ये हमने आके लेकर जानी है। इन चीज़ों से हमने कैसे, मसलन जो हमारा ट्रेड का वफद जा रहा है अमेरिका और वो ट्रेड पर एक एग्रीमेंट करने की कोशिश करेगा, तो क्या हमें ये सहूलत बरकरार रहेगी कि हमें ज़ीरो टैरिफ के ऊपर हम अपनी चीज़ें अमेरिका भेज सकेंगे? क्या ये सहूलत बरकरार रहेगी कि जो अमेरिका की चीज़ आएगी उसका जो कस्टम ड्यूटी है वो उतनी रहेगी या हमें उससे कम करना पड़ेगा? ये वो टारगेट्स हैं जो फौरी तौर पे जो है, यूरोपीय यूनियन का एक बहुत बड़ा वफद जो है वो जून के एंड में पाकिस्तान आ रहा है, जिसने आइंदा के लिए आपको इस बात पर एग्जामिन करना है कि जीएसपी प्लस इनको दिया जाए या ना दिया जाए, क्योंकि अगले साल आपका जीएसपी प्लस जो है वो एंड हो रहा है, आपको एक नए सिरे से जाना होगा। अब इंग्लैंड जो है वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है। इंग्लैंड ने पिछली दफ़ा आपकी बहुत फेवर की थी। अब इंग्लैंड से हटकर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम फ्रांस ने आपको वीटो कर दिया था और फ्रांस की वजह से आप पहली दफ़ा नहीं बन सके थे। तो अब आपने क्या वहाँ क्या मनूवरिंग करनी है, कैसे लोगों के साथ रब्ता करना है, जो ट्रेड आपकी बड़ी है कहीं ये खुदा न खास्ता वापस तो नहीं आ जाएगी या हम इससे आगे लेकर जाएंगे। अच्छा, इस वक्त जो पाकिस्तान का वफ्द दुनिया के दौरे पर निकला है, आप ज़ाहिर है उसकी अहलियत के हवाले से तो एक राय है कि वो माशाल्लाह बहुत अच्छा वफ़द है। तो एक बात तो आपसे भी मैं उस हवाले से कमेंट लेना चाहूँगा, और साथ ही ये जो आप आगे की बात कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये वक्त जो बात कर रहा है और जो एक्टिविटी कर रहा है उसमें ये सब चीज़ें शामिल हैं मेरा कि नहीं ये आगे की चीज़ें की तरफ बढ़ रहा है, या मेरा वो ख्याल कोई पीछे ही गुजरे के ऐसे खदशात और वो इल्ज़ामात और वो है कि जिसकी कोई क्लैरिफिकेशन है या कुछ और है? मेरा ख्याल है ज़्यादातर अभी पीछे की बातें हैं, आगे की बातें शायद इस वफ़द का वो भी नहीं है कि इसको ये इजाज़त दी गई हो। इस वफ़द को बुनियादी तौर पे भेजा सिर्फ इसलिए गया है कि जो हमारे ख़िलाफ़ इंडिया जो है जो प्रोपेगेंडा कर रहा है तो उसको वॉश आउट किया जाए। लेकिन उसमें भी देखें कभी भी कोई चीज़ जो होती है ना उसको डबल नहीं करना चाहिए। देखें हम गए न्यूयॉर्क में जाके हम सलामती कौंसिल में जो मुस्तकिल मंदूब है, जो उर्फ़ आम में एक एम्बेसडर होता है, उससे एक तरफ मिल रहे हैं रशिया के, दूसरी तरफ हमने अपने जो है वो सेक्रेटरी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के एडवाइज़र हैं वो जाके वज़ीर ख़ारजा से मिल रहे हैं। तो फिर इससे तो मिलने की कोई ज़रूरत नहीं ना बची जब आप वज़ीर ख़ारजा को कोई वाली बात करें। तो ये सारी चीज़ों को अब बड़ा प्लान आउट करने की ज़रूरत है। अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में आप जाके सलामती कौंसिल में जो अमेरिका की कायम मुकाम सफ़ीर है आप उससे मिल रहे हैं, दूसरी तरफ आप अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रहे हैं, तो आपको अपने टारगेट्स को बिल्कुल सीधा, मसलन वहाँ जाके सेक्रेटरी जनरल से मिलना एक और बात थी, लेकिन सेक्रेटरी जनरल के बाद मिसाल तौर पे आप वहाँ चाइना के मुस्तकिल मंदूब से मिल रहे हैं। तो आप तो कह रहे हैं कि चाइना ने इस जंग के अंदर हमारा पूरा तो, और फिर आपका नायब वज़ीर आज़म जो है खुद जाके चाइना में उसके वज़ीर ख़ारजा से पिछले 10 दिनों के अंदर 2 दफ़ा चाइना जा चुका है, एक दफ़ा बीजिंग, एक दफ़ा हांगकांग। तो ये चीज़ें जो है ना इसको आपको असल में देखना पड़ेगा कि ये किस तरह आपने इसको लेके चलना है। मेरा ख्याल है कि ये जो आगे की तरफ बढ़ने वाली बात है ना, ये बहुत दिलचस्प है, मतलब इसमें ज़रा मज़ा ज़्यादा आ रहा है, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं हम भी। और पोस्ट वॉर जो है सिनेरियो, तो जिस तरह था ना कि 9/11 से पहले और 9/11 के बाद दुनिया तब्दील हुई, तो किसी न किसी हद तक इस जंग ने भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, उसके डायनामिक्स को, ख़ास तौर पे इस खित्ते के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से कुछ तब्दीली तो वाक़या कर दी ना। तो इस तब्दीली को आप किस नज़र में देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान अब अमेरिका के साथ या चाइना के साथ क्या है? देखिए 12 अक्टूबर 1999 वाले दिन ना पाकिस्तान के और इंडिया के एक ही तरह के फॉरेन रिजर्व्स थे,
और एक ही तरह की सिचुएशन थी। लेकिन वक्त के साथ साथ इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स और ये चीज़ें ज़्यादा हो गई और इंडिया को दुनिया के अंदर ज़्यादा एक्सेस मिल गया। बल्कि हमने देखा कि ट्रम्प ने जिस दिन अपने वज़ीर ख़ारजा को नॉमिनेट किया, उस दिन वो जिन 4 वज़ीर ख़ारजा से मिला फौरी तौर पे, उसमें एक इंडिया का वज़ीर ख़ारजा भी था। और क्वाड के नाम से जो तंजीम बनी हुई थी, जो बहरे हिंद और बहरे काहिल को दोनों के ऊपर अपनी एक वो रखना चाहती है, उसमें इंडिया को उन्होंने बड़ी अहम पोजीशन दे दी। लेकिन इस जंग के बाद ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अब वापस अपनी जगह पर आ गए। मैं समझता हूँ कि 12 अक्टूबर 1999 का सिर्फ एक फ़र्क रह गया, जो पैसों का फ़र्क है। लेकिन जो पोजीशन का फ़र्क था, जो पाकिस्तान की अहमियत का फ़र्क था, जो बतदरीज बढ़ रहा था, वो अपनी जगह पर आ गया। अब ये हमारा कमाल होगा कि हम इसको बरकरार रखते हुए और अपना जो ट्रेड का हमारा फ़र्क आ गया है, इसको किस तरह हम जल्दी से जल्दी इस ट्रेड के फ़र्क को कम करते हैं। तो ये असल में मेरा ख़्याल है। जहाँ तक रहा अमेरिका और चीन के बाद, मेरा ख़्याल है कि चीन को तो कभी भी इतराज़ नहीं था अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात का। अमेरिका ये चाहता है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात चाइना के साथ ना बनाए, पाकिस्तान उसके साथ बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात बनाए। दूसरा, वो ये चाहता है कि कोई भी जो पाकिस्तान में बड़ा प्रोजेक्ट लगता है, उसको पेपरा कवानीन के तहत इंटरनेशनल मार्केट किया जाए और वो दुनिया की तमाम फर्म्स को ये इजाज़त हो कि वो बिड करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिड के बगैर ही जो है वो चाइनीज़ कंपनी को दे दिया जाए। तो ये 2 बड़े प्रॉब्लम्स थे जो अमेरिका बार बार कहता था। पाकिस्तान ने पिछले कुछ अरसे से जो ये बिड वाला मामला है, इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया। जहाँ तक स्ट्रेटेजिक मामलात हैं, स्ट्रेटेजिक मामलात के अंदर इस वक्त की सूरत हाल ये है कि 83% पाकिस्तान जो अपना आर्म्स और इस चीज़ों को इस्तेमाल है, वो चाइना के साथ कर रहा है। तो ये किसी ज़माने में बैलेंस हुआ करता था 50-50, 60-40, 45-55 का। अगर ये बैलेंस अमेरिका ख़त्म करे, अमेरिका इसको कम करे, तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का इन्हिसार जो है वो कम हो जाएगा। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश करी है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से अमेरिका की तरफ से एक बड़ी सर्द बोरी थी। अब पाकिस्तान इस वक्त एक तो ये चाहता है कि ये चीज़ें उसके लिए ओपन करी जाए, ट्रेड उसकी बढ़ाई जाए, और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान के जो डिफेंस फोर्सेस के लोग वहाँ जाके ट्रेनिंग हासिल करते थे, उनको बड़ा रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था, बहुत कम कर दिया था। तो उसको भी उस लेवल पर वापस लाया जाए। और आज से चंद साल पहले पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप आम आदमी को मिल रही थी, वो स्कॉलरशिप आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली गई और इस वक्त ये सिचुएशन है कि किसी को नहीं मिली। एक तो वो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी वहाँ पढ़ रहे हैं, उनको तंग ना किया जाए, और मज़ीद स्टूडेंट्स का जो है मौका वो पाकिस्तान को फराहम किया जाए। तो ये वो जो फौरी नौयत के सवालात हैं जो अमेरिका के साथ करने की ज़रूरत है, वो है। और ये बुनियादी तौर पे ये वफद जो है ना, ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो एक दफ़ा ही मिलेगा। ये हमारे फॉरेन ऑफिस का, हमारी ट्रेड मिनिस्ट्री का, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री का मुस्तकिल काम हो, उनका मुस्तकिल काम होगा कि वो इन दोनों मुल्कों के साथ हमें जोड़ के रखें और दोनों मुल्कों के साथ हम जो हैं वो चीज़ों को आगे बढ़ाएं। और पाकिस्तान में ये कैपेसिटी है कि पाकिस्तान एक वक्त के अंदर इन दोनों मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ा सकता है और आगे लेके जा सकता है। ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि जैसे तैयब एर्दोगान साहब जो हैं वो अमेरिका और रूस को दोनों को बराबर लेके भी चलते रहे कुछ अर्सा। हाँ, अभी भी उनका दोनों के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है। वहाँ एक तरफ वो यूक्रेन के अभी बल्कि अब तो रशिया और यूक्रेन के मुलाकात, हाँ, तो पीस डायलॉग जो है वो उधर और वो उसका मतलब क्या हुआ। और अगर ट्रम्प ये कह रहा है रियाज में बैठ कर के अगर पुतिन आता है तो मैं भी वहाँ चला जाऊँगा, तो इसका मतलब है वो भी एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि उनके फॉरेन सेक्रेटरी तो वहाँ ऑलरेडी मौजूद है। तो ये जो तुर्की वाला किरदार है, ये पाकिस्तान अदा कर सकता है अपने लिए, अगर अपने लिए चाहे तो इसका फ़ायदा भी हो सकता है। और सिर्फ इसकी बात नहीं है, फिर पाकिस्तान की इसकी वजह से मज़ीद अहमियत मिडल ईस्ट में और इन तमाम जगहों पे भी बढ़ेगी और पाकिस्तान उन मामलात के अंदर भी इन्वॉल्व हो सकता है जिसके ज़रिए से ज़्यादा पीस और ज़्यादा मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाए। अच्छा, पाकिस्तान के अब ये सेंट्रल एशिया के साथ भी ताल्लुकात जो है उसके अंदर हमें तेज़ी जो है, गर्मजोशी दिखाई दे रही है। अभी ताजिकिस्तान का भी दौरा किया, इससे पहले उज़्बेकिस्तान के साथ भी, और बाकी भी सेंट्रल एशिया के साथ, और अज़रबैजान के साथ तो वैसे भी एक ट्राइका भी हमें बनती नज़र आती है। तुर्किया, पाकिस्तान और अज़रबैजान की अलग से वो एक ट्राइका है। तो सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान
अच्छा, तुर्किया, ईरान, ये कोई खित्ते में कोई अलग से एक ब्लॉक उभर रहा है, क्या है? देखिए, ईरान की जहाँ तक बात है तो ईरान की सेंट्रल एशिया में कुछ ममालिक के साथ तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन कुछ ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। और ख़ास तौर पे ईरान के साथ जो बॉर्डर लगा हुआ है अज़रबैजान का, अज़रबैजान के साथ ईरान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, और ईरान और उनके अंदर कन्फ्यूजन है। जबकि इसके मुकाबले में तुर्की और पाकिस्तान के अज़रबैजान के साथ जो है वो बेस्ट हैं। आर्मीनिया के ख़िलाफ़ उन्होंने भरपूर साथ दिया, इसी तरह अब उसने इंडिया के ख़िलाफ़ हमारा साथ दिया। लेकिन ईरान जो है वो आर्मीनिया के ज़्यादा करीब है निस्बतन अज़रबैजान के। तो ईरान के जोग्राफिकली और उस इलाके के अंदर एक अपने इंटरेस्ट हैं, और वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो है आगे बढ़ता है। तो किसी मौके के ऊपर ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आपको याद हो तो 90s में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जब ये आज़ाद हुई सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, तो उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने कहा था कि ईरान और पाकिस्तान के लिए ना अब, क्योंकि मुकाबलाबाजी शुरू हो जाएगी सेंट्रल एशिया के अंदर, क्योंकि दोनों मुल्क जो हैं वो ये चाहेंगे कि उनकी टेरिटरी को इस्तेमाल करके समंदर के अंदर आए, क्योंकि ये लैंडलॉक कंट्री है। तो अगर आप उस वक़्त से देखें तो हमारे दरमियान और ईरान के दरमियान इस हवाले से ना एक कन्फ्यूजन रही है। तो अशकाबाद से लेकर तेहरान तक ईरान ने तो सड़क भी बना ली है और रेल लाइन भी बिछा ली है, लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये हुई कि पाकिस्तान की डायरेक्टली सरहद नहीं लगती थी, तो बीच में अफ़गानिस्तान था और अफ़गानिस्तान में पीस नहीं था। लेकिन अब चाइना ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान को वाया अफ़गानिस्तान कनेक्ट किया जाए। और एक दूसरी जो बहुत बड़ी प्रपोज़ल है वो ये है कि बलूचिस्तान में पानी नहीं है, और उस इलाके के अंदर अफ़गानिस्तान में और ईरान में भी पानी का मसला है। तो ये जो है सेंट्रल एशिया से पानी जो है वो लेकर यहाँ पर आया जाए, और अगर ये पानी यहाँ पर आ जाता है तो जो बहुत बड़े मसाइल हैं, और ख़ास तौर पे जो माइनिंग में हम डेवलप करना चाहते हैं, तो वहाँ पर पानी की बड़ी ज़रूरत है। और अगर हम वो पानी लेकर आ जाते हैं तो फिर उसके बाद तो ये एक बड़ा सब्र आज़मा और एक लंबा प्रोसीजर है। लेकिन अगर हम एक दूसरे के स्टेक्स डेवलप करने में कामयाब हो गए तो फिर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये ऑटोमेटिकली एक जो है ये उभर कर सामने आएगा, एक अलहदा से ग्रुप और ब्लॉक और जो भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल अच्छा, करें। हमारे रूस के साथ भी ताल्लुकात में तब्दीली आई है, मतलब एक नरम गोशा दोनों जानिब से, पाकिस्तान में रूस के हवाले से और रूस में पाकिस्तान के हवाले से, वो अब देखने को आ रहा है। तो ये इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं और ये आगे इसका फ्यूचर क्या है? देखिए, रूस का भी जो है ना, रूस का हिंदुस्तान के साथ एक ताल्लुक था, बल्कि 1970 में एक पैक्ट किया जिसकी वजह से मैं समझता हूँ पाकिस्तान टूटा, और उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ था उस पैक्ट का। तो उसके बाद से फिर 79 की वॉर हुई, रूस अफ़गानिस्तान आ गया, तो हम अफगान उसके ख़िलाफ़ आ गए, तो वो फिर एक लंबी लड़ाई जो थी जारी रही। लेकिन अब वो सिचुएशन बदल गई और इंडिया का भी ज़्यादा झुकाव जो था वो अमेरिका की तरफ हो गया। तो रूस के पास भी एक ओपनिंग आई कि वो पाकिस्तान के साथ, और रूस के 25 साल के बाद दौरा किया गया नवाज़ शरीफ साहब की शक्ल में, और नवाज़ शरीफ साहब ने 4 हेलीकॉप्टर्स जो है वो उनसे ख़रीदे, और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने उनसे कोई डिफेंस की चीज़ जो थी ख़रीदी। हमारा उनका प्रॉब्लम ये था कि सोवियत यूनियन के ज़माने के अंदर हमारी और उनकी ट्रेड जब थी थोड़ी बहुत, उस ट्रेड के ऊपर जो था ना वो फाइनली हमने भी उनका कुछ देना था और उन्होंने भी देना था। तो रशिया ने जब बन गया तो वो मामला एज़ इट इज़ चलता रहा। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दौर में कैबिनेट की जो आखिरी मीटिंग हुई तो पाकिस्तान ने उस मामले को ख़त्म कर दिया, और पाकिस्तान ने जो उनसे लेना था पाकिस्तान ने माफ़ कर दिया। तो अब उसके बाद से फिर जो है वो मामला ट्रेड के और इन चीज़ों के शुरू हुए, और पाकिस्तान ने यहाँ से चीज़ें भेजी और वहाँ से चीज़ें यहाँ पर आई, हत्ता कि पेट्रोल की शक्ल में भी आई। और पाकिस्तान ने अब मज़ीद हेलीकॉप्टर्स में भी पाकिस्तान इंटरेस्टेड है, और उनसे हेलीकॉप्टर, तो 2 सूरतें हो गई, एक तो ट्रेड भी बढ़ती चली गई, और दूसरे नंबर पर यह है कि वो भी। और अब एक जो नई बात सामने आ रही है वो स्टील मिल के हवाले से आ रही है। तो अगर
अगर वो स्टील मिल वाली बात आगे बढ़ती है तो ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी पाकिस्तान के अंदर। तो और पाकिस्तान को स्टील मिल की ज़रूरत भी अनफॉर्चुनेटली पहले भी रशिया ने 70s में लगा कर दी, लेकिन पाकिस्तान उसको कामयाबी से चला नहीं सका। तो ये भी एक, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें पैदा होती जा रही है। आप अभी गौर फरमा रहे हैं कि हंगरी के वज़ीर आज़म को ये कहने की क्यों ज़रूरत पेश आई कि अगर इसी तरह शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब ने दुनिया के दौरे किए तो अनकरीब ये मुल्क जो है ये सुपर पावर बन गया। तो बुनियादी तौर पे अब यूरोप के अंदर जो ममालिक हैं, ख़ासतौर पे ईस्ट के अंदर, वेस्ट के ममालिक से तो हमारे हमेशा से ट्रेडिंग और वैसे ताल्लुकात रहे हैं। पाकिस्तानियों के स्टेक्स भी हैं, जायदादें ख़रीदी हुई हैं, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, इमिग्रेशंस भी लेते हैं। लेकिन अब ईस्ट की तरफ भी जो है ना, ईस्ट भी ये देख रहा है कि एक 25 करोड़ लोगों की मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको देखें, आपको रोमानिया के साथ भी हमारे ताल्लुक, रोमानिया ने पाकिस्तान से 1.5 लाख लोगों का मुआहदा किया जो लेके, ये अलहदा बात है कि वहाँ जाकर पाकिस्तानियों ने और कुछ हमारी हुकूमतों ने प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी तो वो 1.5 लाख लोग अभी तक नहीं पहुँचे। लेकिन मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, पूरी दुनिया जो है वो इस तरह बेलारूस के साथ आपने एक मुआहदा किया है, उनको उधर से लोगों का है। तो ये ईस्ट की तरफ अब असल में आपकी उनकी तवज्जो भी पाकिस्तान की तरफ हो गई है कि हाँ भाई ये भी। अच्छा, हम थोड़ा सा ये चाइना के साथ आते हैं। आप का खासा वो जो है वो गहराई के साथ सारा आपके दौरे भी होते हैं चाइना के, और आप काम भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान इस वक्त तो डिफेंस रिलेशन तो अपने पीक पे पहुंचा हुआ है। हमने उनकी मार्केटिंग कर दी ना। क्या? तो इस मार्केटिंग का भी एक अलग से शेयर तो मिलना चाहिए ना हमें। वो किस सूरत में मिल सकता है? असल में ऐसा है कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात तो बहुत ज़बरदस्त है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो ट्रेड की पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। उसको सबसे पहले तो ठीक करने की ज़रूरत है इस वक्त। मतलब वो जो बात थी कि चाइना का ताला आएगा और हमारी इंडस्ट्री को ताला लग जाएगा। ये वाली बात भी कह सकते हैं, लेकिन इससे बड़ी बात जो हुई है ना वो ये हुई है कि पाकिस्तान ने अपनी चीज़ों को इम्प्रूव नहीं किया। उसने 2 दफ़ा पाकिस्तान के लिए स्पेशल कवानीन बनाए और पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ों की ड्यूटियों को और इन चीज़ों को वो किया, लेकिन पाकिस्तान का जो एक्सपोर्टर है वो अपनी चीज़ों को उस काबिल नहीं बना सका कि वो वहाँ पे जाए। इसलिए अब जो ट्रेड का फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, और जिस पर जो है वो पूरी दुनिया आपसे सवाल पूछती है। वो कहती है कि जी पैसे तो हम दें और पैसे वो सारे चाइना चले जाते हैं। इसको हमें कहीं ना कहीं पर अब बैलेंस करना होगा। प्रेसिडेंट शी ने बहुत दफ़ा कोशिश की है, पाकिस्तान को स्पेशल स्टेटस भी दिया है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग नहीं पहुंच सके वहाँ पर, और इसलिए तकरीबन $18 बिलियन हम हर साल जो है वो चाइना को देते हैं। तो इसको किसी तरह हमें करना होगा। चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है, 1.25 अरब लोग वहाँ पे रहते हैं, तो हमारी तो कोई चीज़ भी जाए तो वो 1.25 अरब लोगों के लिए जाएगी, लेकिन हम ऐसी चीज़ों नहीं अभी तक बना सके, भेज सके। वैसा तो चावल का एक बहुत बड़ा इशू रहा है, चावल भेजने की बात होती रही है। तो हम जो है इन चीज़ों पर अगर तवज्जो दें तो ये जो आप कह रहे हैं ना मार्केटिंग वाली बात, ये बेहतर हो सकती है। दूसरी तरफ अगर आप गौर फरमाएं तो J-17 तैयारे जो हैं दुनिया में उसकी एक मांग हुई है, दुनिया उसके मुतालिक बात कर रही है। J-17 तैयारे अब हम खुद से बना रहे हैं कामरा में, तो अब हमें इससे आगे की तरफ जाना है। तो हमें असल में एक तरफ तो उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, उनकी ये अच्छी बात है कि वो अपनी जो चीज़ लाते हैं तो उसकी मसलन BYD के वो लगाना चाह रहे हैं कराची के अंदर अपनी गाड़ियों का, और गाड़ियों का लगाना चाह रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनके साथ जो बातें करें। देखिए सबसे बड़ा मसला क्या है, ये आप किसी मुल्क से बात करें, वो कहते हैं आप लोग बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, आपकी जब हम आते हैं तो आपकी लीडरशिप जो है ना वो हमें वैसा वेलकम करती है कि हम भूल जाते हैं कि हम समझते VVIP हैं। लेकिन जिस वक्त हम उनके कमरे से निकलते हैं और फिर कारोबार की बात शुरू करते हैं, फिर इतनी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं कि आखिरकार हम भाग जाते हैं। फिर दूसरी बड़ी बात वो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब या वज़ीर आला जब मिलते हैं बड़ा अच्छा है,
लेकिन मिलने के बाद जो लोग उनके होते हैं वो तो हमारी बात ही नहीं सुनते। तो हमें इन चीज़ों के ऊपर जो है वो अब तवज्जो देने की ज़रूरत पड़ेगी कि हमें इन चीज़ों को, अगर आप देखें ना तुर्की जैसे मुल्क में भी अगर उसका बड़ा बिजनेसमैन ये कहे कि जी मैं आता हूँ, और मुझे ज़ाती तौर पर जो पाक तुर्क बिजनेसमैन के सदर हैं, जो वहाँ के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे ढूंढा और ढूंढ कर वो मुझे मिले और उन्होंने अपनी ये कहा कि यार शबाज शरीफ एक्सीलेंट, मरियम साहिबा एक्सीलेंट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद कुछ नहीं है और हमें समझ ही नहीं आती किससे बात करें और किससे ना बात करें, क्योंकि कोई फिर मुंह ही नहीं लगाता। अभी मैं कोई आपके आने से पहले मैं कुछ डिप्लोमेट्स के पास उठ कर आया तो मैं, उन्होंने मुझसे ये कहा, बल्कि उन्होंने वजीरों का, सूबाई वजीरों की बात करी। उन्होंने कहा जी मैंने उनसे अभी कहा कि यार ये तो बातें मैं आपसे 6 महीने से सुने जा रहा हूँ, अब इससे कहीं आगे भी तो बढ़े ना यार, यहाँ ये बातें। तो मसला दो हो रहे हैं शायद, एक ये हो रहा है कि कम्पिटेंसी का मसला है, हमारे वुज़रा वगैरह जो हैं वो उतने कम्पिटेंट नहीं है, अपनी चीज़ों को नहीं समझते, उनकी निस्बत सेक्टरीज जो है ज़्यादा कम्पिटेंट है। और दूसरे नंबर पे विजन का मसला है कि विजन नहीं है। मतलब अगर दुनिया ये देख रही है कि पंजाब के साथ वो डायरेक्टली अपने रिलेशंस बनाना चाहती है, लेकिन हम इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सक रहे, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर, फॉर ईस्ट के ममालिक के अंदर, हत्ता कि यूरोप के अंदर ऐसे सूबे हैं जिन्होंने सूबे की सतह पर इतनी डेवलपमेंट करी है कि वो अपने पूरे मुल्क को लेके चल रहे हैं। और दुनिया ये समझ रही है कि पंजाब में ये कैपेसिटी है, ये हो सकता है। लेकिन आपकी तरफ से, क्योंकि जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ठंड प्रोग्राम है, तो इसलिए चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पे आगे नहीं बढ़ी। आपने निशानदेही की है और के मतलब ये जो ठंड प्रोग्राम की आपने निशानदेही की, इससे वाकई सोच बचार। लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि अच्छा नहीं लगता, वो उनसे, उन्होंने मुझसे प्राइवेटली बात की है, वरना अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो ये हर मुल्क में। अभी पिछले दिनों मैंने अपने कॉलम में इस पे लिखा तो मुझे एक सफ़ीर का इस्लामाबाद से मैसेज आया कि यार ये आपने बिल्कुल सही बात लिखी है और यही प्रॉब्लम हो रही है। और एक ऐसे सफ़ीर का आया जिसका पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक हो गया है, बहुत सारी चीज़ें, वो उनके मुल्क का पहले वजीर खारजा रहा है, जिसे अब आपको उस मुल्क में सफ़ीर लगा के, लेकिन बदकिस्मती से आपके मुल्क में ये वाला बस, अगर ऐसा हो कि आपका मिनिस्टर जो है वो सफ़ीर के इल्म में लाए बगैर और उसके मुल्क के दारुल हुकूमत में पहुंच जाए और दारुल हुकूमत से फ़ोन आए कि यार तुमने बताया ही नहीं, तो पाकिस्तान का वजीर आके बैठा हुआ है, उसने कहा उसने तो मुझे ही नहीं बताया, तो मैं आपको क्या बताता। अभी जो आगाज़ में मैंने इंट्रो में बात की थी कि आपका ज़रा विज़िट भी हुआ अंतालिया डिप्लोमेसी फ़ोरम, दुनिया का एक बहुत बड़ा एक इवेंट है और जो तुर्की है उसको मुसलसल करवा रहा है और उस पर बड़ा फोकस किया हुआ है प्रेसिडेंट एर्दोगान ने भी। तो दुनिया में अब वो तुर्की अपना एक रोल इस तरह से लेके आ रहा है कि अभी रूस और यूक्रेन मुज़ाकरात में भी कहा ना सदर एर्दोगान ने कि हम अमन की जगह बनाना चाहते हैं इसको, इस्तांबुल को, कि दुनिया भर के तनाज़ात यहाँ पे हल हों, वो जिस तरह कतर एक किसी उसमें कर रहा था। तो कैसा आपने पाया है अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम का इम्पैक्ट क्या है तुर्किया के अंदर और तुर्किया के ख़ित्ते के अंदर, उसके क्या असरात और इम्पैक्ट हैं इस फोरम के? देखिए इसकी सबसे अहम बात यह है कि 6,000 लोग 150 ममालिक के किसी जगह पे इकट्ठे करना और बहुत सारे ऐसे लोग इकट्ठे करना या मुल्क इकट्ठे करना जो एक दूसरे के मुखालिफ हैं बल्कि जंग लड़ रहे हैं, और उनकी टॉप लीडरशिप जो है आप एक छत के नीचे बिठा दें तो बहरहाल इसको कारनामा तो कहना पड़ेगा। और इसका इम्पैक्ट जो है वो सबसे बढ़कर ये है कि आपके सामने है कि सेंट्रल एशिया से लेकर और लबनान तक इस वक्त तुर्की का जो इन्फ्लुएंस है वो किसी भी वहाँ के खित्ते के ममालिक से ज़्यादा है। कुछ अर्सा पहले हमें ऐसा लग रहा था कि ईरान का ज़्यादा है, लेकिन अगर अब आप इस आज का दुनिया देखें और वो खित्ता देखें तो वो तो बहुत है। और आप ये देख रहे हैं कि एक तरफ पुतिन और एक तरफ ट्रम्प, दोनों जो हैं वो जो उस खित्ते के मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके अंदर वो तुर्की से पूछे बगैर, मशवरा किए बगैर आगे नहीं बढ़ रहे और वो तुर्की आना चाहते हैं। और आपके सामने है कि सीरिया के जो मौजूदा हैं उनसे मुलाकात के वक्त भी टेलीफोन लाइन पे तैयब उर्तगान साहब जो थे सऊदी अरब, तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये सारी बातें इसीलिए हैं कि अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम जैसी जगहों से तुर्की एक बड़ा वाइड मैसेज दे रहा है पूरी दुनिया को। 6,000 लोगों को 150 ममालिक से इकट्ठे करके बिठाना
और फिर उनकी बातें भी सुनना। देखिए ना, आप बातें ज़रा सुनना भी बहुत थोड़ा ज़ाती भी तो बताएं कि आपकी क्या क्या मुलाकातें रही और कैसा। मैं जो हूँ वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की दावत पर गया था, जी। और फॉरेन मिनिस्टर साहब से मेरी 2 दफ़ा मुलाकात हुई। और जब मैंने अपनी तकरीर की तो फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बड़ी मोहब्बत करी और वो मेरी कुर्सी पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने वहाँ पर आकर मेरा शुक्रिया अदा किया। और बड़ी, जिसे कहा जाए, बहुत ही गर्मजोशी थी उनकी। और मैं सच्ची बात बताऊँ, मैं दुनिया में बहुत फिरा हूँ। तुर्की मेरा पहला इत्तेफाक था, लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर खातून से लेकर और तुर्की के निकलते वक्त तक जब मैं पाकिस्तान आ रहा था, मैंने ये महसूस किया कि हर शख्स के जो हाथ थे ना, वो पाकिस्तानियों के लिए खुले हुए थे, वेलकम के लिए। और वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर वहाँ पर एक मोहब्बत और एक प्यार जो है वो पाया जाता है। और मेरा ख्याल है कि वही असल में उनके जो वज़ीर ख़ारजा साहब थे, जो उनका मेरे साथ एटीट्यूड था, क्योंकि पाकिस्तान से सिर्फ 2 ही लोग गए हुए थे, एक मरियम नवाज शरीफ साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब, और एक मैं गया हुआ था। तो उन्होंने जो है जिस तरह, और फिर जिस तरह उनके बाकी लोग मिले और जिस तरह उनके डिप्लोमेट्स मिले, और फिर उनके अलावा भी जो लोग मिले, मसलन फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई या मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से, तो सबसे बड़ा अच्छा। और बहुत सारी चीज़ें जहाँ आप बताने गए थे वहाँ आपको बहुत सारी नई बातें पता भी चली, ज़ाहिर है। और लोग जो हैं, नए लोग आपसे मिले। मैं तो इसे कंपेयर करूँगा कि ये बुनियादी तौर पे जो यूरोप के अंदर मुख्तलिफ, वो तो खैर से बहुत पुराने हो रहे हैं, जो फोरम्स हो रहे हैं, ये चौथा था जबकि, लेकिन इसने अपनी स्पीड को वहीं पे पकड़ लिया, उस जगह पर वो पहुंच गया है। और इसमें इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि इसमें उनके वज़ीर ख़ारजा के साथ साथ उनके सदर साहब का जितना इम्पोर्टेंस है और वो जितना पेन ले रहे हैं। उसके बाद जो है फिर पूरा इटली, और जिस तरह की वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी थी, जिस तरह उन्होंने मोहब्बत के साथ के अलावा बाकी फैसिलिटीज़ में भी लोगों का ख्याल किया हुआ था, वो अनबिलीवेबल। मैं तो सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मुझे इससे पहले वाशिंगटन और टोक्यो और बर्लिन और लंदन, इन तमाम जगहों पे सरकारी तौर पे, सरकारी से मुराद उन मुल्कों की दावत पे जाने का इत्तेफाक हुआ है। तो लेकिन जिस तरह उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, जिस तरह चीज़ों को बढ़ाया हुआ था, तो बहुत ही मतलब सदर शानदार। एर्दवान की सूरत में तुर्किया को अपना वो खोई हुई अजमत रफ्तार दोबारा हाँ, इसमें रिवाइव शक नहीं करना, है वो कि सारी तुर्की चीज़ें। का जो ऑटोमैन एम्पायर के बाद एक बुरा वक्त था, एक मुश्किल वक्त था, वो उसने काट लिया। और इसकी सबूत सबसे बढ़कर ये है कि आज दुनिया की जो 20 बड़ी इकॉनमी है, उसमें तुर्की जो है वो काफ़ी अरसे से शामिल है, तैयब उर्दगान साहब की सदारत के दौर में। और मेरा ख्याल है कि ये भी जहन में रखना चाहिए कि ये वाली बात में भी इतना सदाकत नहीं है कि वहाँ अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं उनको काम करने से कोई मना करता है या रोकता है। अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ भी वहाँ पे कर रही हैं, और हमें अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में ऐसे लोग भी मिले जो तैयब उर्दगान साहब के ख़यालात से मुख्तलिफ़ ख़यालात रखते थे। मैं ऐसे प्रोफेसर से भी मिला जो दूसरी तरफ है, वो अपने आप को लेफ़्ट का या लिबरल लोगों में शुमार करते हैं, लेकिन वो लेकिन इन बातों को मानते हैं कि चीज़ें जो है वो तुर्की के अंदर बेहतर हुई है, एक आम आदमी का लाइफस्टाइल बेहतर हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, और मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए आपसे ये भी कहूँगा कि जो पाकिस्तान के और तुर्की के ताल्लुकात है वो ठीक है, हमेशा से हैं, लेकिन जो मौजूदा तुर्की के यहाँ लोग बैठे हुए हैं, क्यों ना वो कौंसल जनरल हों लाहौर के या वो एम्बेसडर साहब हों इस्लामाबाद के, ये लोग भी बड़े इफ़ेक्टिव है, और ये समझते हैं कि पाकिस्तान उनका अपना मुल्क है। और बुनियादी तौर पे वो रिप्रेजेंट तो तुर्की को यहाँ कर रहे हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग वो तुर्की के होते हुए पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तुर्की के अंदर, और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इसको मज़ीद, इस दोस्ती को बढ़ाया जाए। और मैं कौंसल जनरल साहब शदीद बीमार रहे हैं पिछले कुछ अरसे के अंदर, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये बात देखी मैंने कि वो अपने मुल्क से बैठकर जहाँ वो इलाज करा रहे थे, वो आपसे मुसलसल राब्ते में थे और चीज़ें जो थे वो शेयर कर रहे थे। तो ये असल में कमिटमेंट की बात है। और मैं ये चाहूँगा कि जो पाकिस्तान के भी सिफारत खाने और कॉन्सलेट है, क्योंकि मैंने वहाँ जाकर ये महसूस किया कि वहाँ आपस के अंदर बड़ी टेंशन है, बहुत ज़्यादा लड़ाई है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे, क्योंकि मुझे मौका मिला अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में, वो सब लोग मरियम साहिबा के साथ आए हुए थे। तो मरियम साहिबा से, क्योंकि मैं उनसे भी फिर इस बहाने मुलाकात हुई, तो वहाँ बहुत ज़्यादा एक टेंशन है। तो वो उनसे सीखें
कि ये लोग किस तरह आपस में वर्किंग रिलेशनशिप के तहत चल रहे हैं और पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात को बेहतर कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है दोनों मुल्कों के लिए। अच्छा, पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात में क्या अब मतलब डिफेंस रिलेशन हमारे बहुत अच्छे हैं, हुकूमती सतह पर एतमाद की बहुत अच्छी फ़ज़ा है, और मतलब इससे आगे हमें किन उमूर की तरफ बढ़ना चाहिए? देखिए ना, अभी तक जो है ना वो शायद पब्लिक टू पब्लिक जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है ना उसमें कमी है। आप जैसे जो इदारे हैं उनको उनके साथ मिलकर उनको चाहिए कि चीज़ों को बढ़ाएं। आप चीज़ों को समझते हैं और इस तरह की बात उन्होंने मुझसे वहाँ की भी है कि वो इसको बढ़ाना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे वहाँ पे शायद एक ये भी ख्याल है कि पाकिस्तान रोल प्ले कर सकता है चीन के साथ उनके ताल्लुकात, और ख़ास तौर पे जो कॉरिडोर है बीजिंग टू लंदन, अगर वो इस्तांबुल से और तुर्की से गुजर कर जाता है जैसे उसके रूट में शामिल है, तो तुर्की की बिजनेस, तुर्की की ट्रेड जो है वो कहीं से कहीं पहुंच जाएगी और तुर्की एक हब बन जाएगा यूरोप और एशिया के दरमियान। और पाकिस्तान जो है वो इस सिलसिले में बहुत तरक्की कर सक उनको उनका ताउन कर सकता है और ये वो चाहते भी है। अब ये पाकिस्तान का भी कुछ काम है कि पाकिस्तान उन एरियाज़ को देखे कि जहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं वहाँ तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ हम एक दूसरे देखें ना। तुर्की ने आपको असल में इंट्रोड्यूस करवाया अज़रबैजान में, आज आप अज़रबैजान के आयरन ब्रादर बन चुके हैं, ठीक है। तो अब पाकिस्तान का भी काम है कि पाकिस्तान अपने दूसरे आयरन ब्रादर जो उसका चीन है उसके साथ तुर्की के ताल्लुकात को मज़ीद अच्छा करे और मज़ीद आगे बढ़ें और वो ट्रेड रिलेशन, और क्योंकि चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है या पहली बड़ी इकॉनमी है और तुर्की भी जो है वो 16वें-17 नंबर की इकॉनमी है, तो दोनों की ट्रेड बढ़ेगी। और अगर इसमें पाकिस्तान और ख़ास तौर पे जो इस्लामाबाद से इस्तांबुल तक रेलवे लाइन का मंसूबा है, इसे बहुत जल्दी कंप्लीट करना चाहिए क्योंकि इससे फिर ईरान भी बीच में शामिल हो जाएगा और फाइनली एक ट्रेन जो है वो चीन से पाकिस्तान की तरफ आनी है, तो ये फिर एक सब कुछ इंटरलिंक हो जाएगा और ये शॉर्टेस्ट रास्ता होगा यूरोप पहुंचने के लिए चीन को भी। चीन इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है वो पूरे रशिया से होता हुआ, पूरे मंगोलिया से होता हुआ, तो वो पहुंचता है एम्स्टर्डम, और एम्स्टर्डम में अपनी चीज़ों को पिछले साल शायद 1100 ट्रेन चली है एम्स्टर्डम के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान के हिस्से में आ जाएगी क्योंकि पाकिस्तान का रूट सिर्फ 4 घंटे का है चीन के साथ जो रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सबसे बड़ा प्रोग्राम था सी पैक का वो आज भी स्टार्ट नहीं हुआ है, ML1। अच्छा, मैं इस पे मतलब आखिर में बिल्कुल इस पे हम एक बात करते हैं थोड़ी सी कि ये जो सी पैक और चाइना का जो मामला है इसमें अब आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपकी उनके तमाम मिनिस्ट्रीज़ के अंदर भी और बिज़नेस जो कम्युनिटी है उसके साथ भी तवातर से मुलाकात है, थिंक टैंक्स के साथ भी, क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की तरफ से प्रॉब्लम्स हैं, चाइना की तरफ से प्रॉब्लम है, मतलब हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, कितना रुके हुए हैं सी पैक में। बल्कि अभी जो हमें तेज़ी देखने में आई है ख़ास तौर पे बीजिंग के अंदर जो 3 पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जो अफ़गानिस्तान की जो एंट्री हुई है, तो ये एक बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं थी, गैर मामूली किस्म की, एकदम से इतने टेंस हालात में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के टेंस हालात में अफ़गान वज़ीर ख़ारजा की उधर एंट्री होना और एकदम से दोनों का आपस में अफ़ाम तफ़हीम कर जाना। तो इसमें चाइना ने कोई ज़ोर दिया है बहुत ज़्यादा कि हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान करीब आ गए? देखिए चाइना ने जो है वो एक सड़क बनाई है अफ़गानिस्तान के अंदर। चाइना ने सड़क तो बना दी है लेकिन अभी तक ट्रेड शुरू नहीं किया, और चाइना की कुछ रिजर्वेशंस हैं तालिबान गवर्नमेंट से, तो चाइना की जो रिजर्वेशन है कुछ उसी से मिलती जुलती रिजर्वेशंस पाकिस्तान की भी थी। तो चाइना ने बुनियादी तौर पे जो केस बिल्ड किया वो दोनों तरफ का किया और फिर वो एक ऐसी स्टेज पर आ गया कि वो तीनों मुल्क जो थे वो वहाँ पर बैठ गए। और अब ये वाली ख़बरें आ रही हैं कि, और हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ने कंफर्म भी किए हैं कि जो रूट है सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान का रेल लाइन का वो सी पैक का हिस्सा बना दिया गया। इसका मतलब ये हुआ हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अफ़गानिस्तान जो है वो टोटल उस इन्वेस्टमेंट का हिस्सा होगा क्योंकि दरियाए आउटमू से शुरू होगा और दरियाए काबुल तक अफ़गानिस्तान ही अफ़गानिस्तान होगा। सर ये बड़ी काबिल ये किस्म की सूरत है, बहुत ज़बरदस्त बात है कि हमने असल खुद ही सी पैक को पाकिस्तान के लिए, पूरे सेंट्रल एशिया के लिए।
हमने सी पैक को खुद ही असल में कमज़ोर कर दिया था और हमने इस तरह की बातें की कि सी पैक ख़त्म कर दो या सी पैक को कम से कम 1 साल के लिए फ्रीज़ कर दो। रज़ाक दाऊद साहब ने जब ये कॉलम लिखा फाइनेंशियल टाइम्स लंदन में और फिर वो रीप्रिंट हुआ पाकिस्तान के अखबार के अंदर, तो उससे चाइनीज़ घबरा था। वैसे ये मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब का चाइना से कोई मसला नहीं था। वो ये समझते थे कि इससे बेनिफिट पॉलिटिकली नवाज शरीफ साहब को हो रहा है और ये सी पैक जो है ये सही बात है। बस मेरा ज़ाती सा यही ख्याल है और इसके अलावा और कुछ नहीं था, क्योंकि हमने बाद में देखा कि जब वो ये सब कुछ कर बैठे उसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह, लेकिन चाइना जो था वो फिर थोड़ा सा घबरा गया, रिलेक्टेंट हो गया। और अगर आप उसके बाद देखें तो इमरान खान साहब का स्टेट विजिट नहीं हो सका, चाइना ने उनको इनवाइट ही नहीं किया स्टेट विजिट के तौर पे। फिर वो जितनी दफ़ा भी गए वो वर्किंग विजिट पे गए, किसी कॉन्फ्रेंस में गए उसमें वो चाइना की लीडरशिप से मिले। लेकिन पहला जो विज़िट था वो स्टेट विज़िट था। चाइना ने उनको बड़ा वेलकम किया, क्योंकि चाइना की दोस्ती पाकिस्तान के साथ थी, चाइना की दोस्ती किसी दूसरे के साथ नहीं थी। लेकिन इन्होंने उस दोस्ती को पॉलिटिकल बना दिया। उस पॉलिटिकल बनने से हमें बड़ा नुकसान हुआ और मैं जो पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, ML1 एक मुतात अंदाजे के मुताबिक अपने वक्त पे शुरू हो जाता तो आज ये सिचुएशन होनी थी कि लाहौर से इस्लामाबाद हम 2 घंटे में पहुंचते, और अगर हम सिर्फ इसको एक तरीके से देखें कि पेशावर से ये कहाँ पहुंच जाता तो ये रहीम यार खान से भी आगे निकल जाता। तो हमारी जो ट्रेन की स्पीड होनी थी वो 150 किलोमीटर पर आवर होनी थी। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि लाहौर से कराची पहुंचना, लाहौर से मुल्तान पहुंचना तो कहाँ हम होते। लेकिन आज वाले दिन तक ग्राउंड ब्रेकिंग भी नहीं हुई है और उसके 6 अरब डॉलर जो चाइनीज़ बैंक ने पाकिस्तान के लिए रखे हुए थे, तो जब हुकूमत दोबारा बदली और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जब दोबारा गए तो उन्होंने कहा कि अब 6 अरब डॉलर में तो हो ही नहीं सकता, अब 11 बिलियन में होगा। तो इन्होंने फिर एक प्रेजेंटेशन और दी और इन्होंने बताया कि इन रूट्स को कम करके इसके पैसों को कम किया जा सकता है। लेकिन इतने में IMF आ गया और IMF ने कहा कि आप इतना बड़ा कर्जा हमारी मंजूरी के बगैर नहीं ले सकते। इसलिए वो जो चीज़ जो है वो जो असल प्रोजेक्ट था सी पैक का, वो प्रोजेक्ट आज भी वहीं का वहीं, जो सबसे महंगा प्रोजेक्ट था, जो सबसे ज़्यादा काम आने वाला प्रोजेक्ट था, जिसके ज़रिए से कल को हमने ट्रेन लाइन को मिलाना था। फिर दूसरी बात हमने ये करी कि आज वाले दिन तक शायरा रेशम की बुनियाद पर ही हो रहा है, हम नई सड़क नहीं वो कर सके। और जो फाइनली जो हमारी एम बननी थी वो भी हमने नहीं बनाई, तो हमारा रूट ही कंप्लीट नहीं हो सका। तो उसमें ट्रेड क्या होती, बाकी चीज़ें क्या होती। बहरहाल अब उम्मीद है कि चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जा रही हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने अच्छी बातों से किया था आगाज़, इख्तिताम पे भी कोई अच्छी बात होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम वक्फा करेंगे क्योंकि ये टॉपिक इतना ज़्यादा है जी, एक दफ़ा हुआ बात करना तो मुश्किल है। हमें इसके लिए पार्ट 2 एक नशिस्त करनी पड़ेगी। देखिए मैं समझता हूँ सारी बातें ही अच्छी हैं, क्योंकि ये बातें भी करना कोई बुरी बात नहीं है कि कहाँ कहाँ हमारी कमज़ोरियाँ थी। इसको हम दुरुस्त करेंगे ही तो हम आगे बढ़ेंगे। देखिए होना ये चाहिए कि जो कहा जाता है कि गलतियाँ दोहराई नहीं जानी चाहिए। जो गलतियाँ पहले कर चुके हैं अब उसे दोबारा मत दोहराएं। बस यही गुजारिश है हमारी हुकूमत पाकिस्तान। बहुत मज़ा आया आपके साथ बहुत शुक्रिया आपका, और बड़ा अच्छा लगा। हमने जो है वो काफ़ी जो है वो एक दफ़ा दुनिया की सैर कर ली है, आलमी दौरा कर लिया, तो मज़ीद दौरा इंशाल्लाह आपसे कुछ अर्से बाद दोबारा करेंगे। ज़रूर। बहुत शुक्रिया।